वेलकम। और लास्ट तक हमने एक टॉपिक पूरा ख़त्म कर दिया था जिसका नाम था क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट हमने कंप्लीट कर चुकी है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र। देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, वही जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी चार्ज के एरिया में कोई दूसरा चार्ज आए तो उस पर फोर्स लगाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या कहलाएगा, अगर कोई मैग्नेट या फिर कोई मैग्नेटिक अवयव, मैग्नेट या मैग्नेटिक एलिमेंट, उसके फील्ड के अंदर कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक अवयव आएगा, मैग्नेटिक एलिमेंट आएगा, तो ये क्या करेगा, उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो फोर्स क्यों करेगा, जो फील्ड बनाएगा उस फील्ड के कारण जो फोर्स बनेगा उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। यानी किसी मैग्नेट के या मैग्नेटिक एलिमेंट के चारों ओर का ऐसा एरिया जहां पर कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक अवयव आए, कोई चुंबक या चुंबकीय अवयव आए, तो उस पर जो फोर्स लगाता है तो वो जो बना हुआ एरिया होता है, उस एरिया को बने हुए जो ओरा होता है, मैग्नेट का ओरा बोल सकते हैं, उसे कहा जाएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। धारा का चुंबकीय प्रभाव से क्या मतलब है, देखो पहले के ज़माने में, 1800 से पहले के ज़माने में ये सोचा जाता था कि करंट जो होती है, धारा होती है, वो एक अलग चीज़ होती है और चुंबक एक अलग चीज़ होती है। पहले चुंबक जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र को सिर्फ चुंबक के रूप में या मैग्नेट के रूप में देखा जाता था, सिर्फ मैग्नेट के रूप में देखा जाता था, और करंट को उससे एक अलग रूप में देखा जाता था। करंट तो एक अलग चीज़ होती है और मैग्नेट एक अलग चीज़ होती है, मैग्नेटिक फील्ड एक अलग चीज़ होती है, ये देखा जाता था पहले। फिर ओरस्टेड नामक साइंटिस्ट ने 1820 में, उन्होंने क्या, वो अपने टेबल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो टेबल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने सर्किट बना रखा था, उस सर्किट के बैटरी से जोड़ रखा था, करंट फ्लो हो रहा था। वहीं पर पास में एक मैग्नेटिक कंपास पड़ा हुआ था, मैग्नेटिक कंपास पड़ा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही सर्किट के अंदर करंट फ्लो स्टार्ट हुआ, तो उस करंट के फ्लो के कारण उन्होंने देखा कि जो पास में पड़ा हुआ मैग्नेट है, मैग्नेटिक कंपास है, ये चुंबकीय सुई है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें विक्षेप होता है, डिस्प्लेस होता है। तो इसमें विक्षेप उन्होंने देखा कि सर ये तो हमने तो क्या किया, सर्किट ऑन किया, धारा प्रवाहित की है, और इसमें चुंबकीय सुई में विक्षेप क्यों हो रहा है, इसमें डिस्प्लेस क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि शायद हो ना हो इस सर्किट के कारण ही ऐसा हो रहा हो। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस सर्किट की डायरेक्शन चेंज कर दी, बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो बैटरी की डायरेक्शन चेंज की तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ कि जब धारा की दिशा अपोजिट हुई तो अब की बार इसका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, पहले से विपरीत दिशा में ये विक्षेपित हो रही है। यानी कि जो धारा की दिशा चेंज करने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी चेंज हो रही थी। तो फिर उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि जब करंट बढ़ाई तो इसमें विक्षेप और बढ़ता गया। तो वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते गए तो उन्हें एक चीज प्राप्त हुई। उन्होंने बोला कि जब भी कभी किसी तार के अंदर धारा प्रवाहित होती है या करंट फ्लो होता है तो उसके कारण वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही उस चुंबकीय कंपास में या मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो विक्षेप हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। फिर उन्होंने इसको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में विकसित किया। एक्सपेरिमेंट के रूप में सिद्ध कैसे किया कि उन्होंने एक कागज लिया, उस कागज से एक वायर पास करवाया और उसको एक सर्किट से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया क्या होगा, इसमें धारा प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू होगा, फिर उन्होंने क्या किया, ये जो कागज था, इस कागज के ऊपर लोहे का बुरादा रख दिया, क्योंकि उन्हें पता है, ये चीज तो पता थी कि चुंबक के अंदर या चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लोहा उसमें आकर्षित होता है।
लोहा उसमें आकर्षित होता है। तो उन्होंने ये देखा कि अगर इस तार के कारण वाकई में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये जो लोहे का बुरादा है जो रेंडमली पड़ा हुआ है ये भी इससे आकर्षित होगा। तो उनका अनुमान सही निकला। उन्होंने देखा कि जो बुरादा रेंडमली पड़ा हुआ है ये बुरादा रेंडमली ना होकर के सर्कुलर पाथ के अंदर अरेंज हो गया। पूरा का पूरा जो बुरादा था वो सर्कुलर पाथ में अरेंज हो गया, उससे अट्रैक्ट होकर के सर्कुलर पाथ के अंदर पूरा का पूरा अरेंज हो गया। तो उन्होंने यहां से बोला कि जो धारा होती है उस धारा के कारण भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इसे बोला जाता है। धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव, तो मैग्नेट के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। इसकी पुष्टि सबसे पहले किसने की थी, ओरस्टेड ने की थी। ओरस्टेड ने क्या देखा था कि जब किसी वायर से करंट फ्लो करते हैं तो उसके पास में पड़ा हुआ मैग्नेटिक कंपास में डिस्प्लेसमेंट होता है, विक्षेप होता है। या फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये सिद्ध किया कि अगर किसी कागज के ऊपर लोहे का बुरादा रख दिया जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, वो एक सीक्वेंस के अरेंज हो जाएंगे, सर्कुलर पाथ के अंदर अरेंज हो जाएंगे। तो उन्होंने ये देखा। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किन किन कारणों से हो सकता है। तो बात करते हैं सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक तो आपका जो नेचुरल मैग्नेट, ये तो नेचुरल जो मैग्नेट होगा वो तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही करेगा। प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, ये प्राकृतिक चुंबक तो क्या होता है, मैग्नेट जो अपना आता है गोलाकार या स्पीकर्स के अंदर लगा नहीं रहता, वो मैग्नेट, वो चुंबक, तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही करेगा। फिर इसके बाद में एक आता है जियोमैग्नेट। जियोमैग्नेट क्या होता है साहब, जियोमैग्नेट बोला जाता है जो पृथ्वी के अंदर, ऐसा बोला जाता है कि अपनी पृथ्वी के अंदर भी एक बहुत ही बड़ा सा चुंबक छुपा हुआ है, एक बहुत ही बड़ा सा चुंबक छुपा हुआ है। इसीलिए बोला जाता है कि जो मैग्नेटिक कंपास होता है, चुंबकीय सुई होती है, वो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रेस्ट में रहती है, क्योंकि साउथ नॉर्थ के अंदर ही ये बोला जाता है। तो एक होता है भू चुंबक, भू चुंबक। फिर इसके बाद में आता है थर्ड, धारा के कारण, करंट कैरिंग वायर, धारावाही तार के कारण। फिर एक और देखा गया, जब साइंटिस्टों को यह पता चलने लग गया कि धारा के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो धारा में होता क्या है रियल के अंदर, जैसे एक तार है, तार में धारा बह रही है, तो धारा बहने का मतलब क्या होता है, धारा के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। यानी उन्हें देखा कि जब चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि उन्हें चार्ज पार्टिकल के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड बन रहा हो। तो उनके कारण उन्होंने देखा, एक्सपेरिमेंट किया, एक मैग्नेट के साथ में एक चार्ज रख के देखा, तो उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ, किसी प्रकार की उनकी अंतरक्रिया नहीं हुई। लेकिन जैसे ही किसी चार्ज को चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबक क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र करेगा, इसमें गति करवाते हैं, तो इस मैग्नेट के कारण इस चार्ज पर फोर्स फील होने लगा, इस मैग्नेट के कारण चार्ज पर फोर्स फील होने लगा। तो वहां से पता चला कि जो चार्ज होता है या आवेश होता है, वो आवेश भी क्या करता है, गतिशील आवेश भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये बात तो हमने चार्ज के बारे में, कैरेक्टर के बारे में बोली थी कि जब चार्ज गति करना स्टार्ट कर देता है तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड शुरू कर देता है। तो गतिशील आवेश, मूविंग चार्ज, और एक आता है टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक
फील्ड, समय पर निर्भर, समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो देखो ये जो पहले वाले थे जो ओरिजिनली मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स थे, नेचुरल मैग्नेट और जियो मैग्नेट, इनको बोला जाता है कंजर्वेटिव एरियाज या कंजर्वेटिव फील्ड। और ये जो बाद वाले तीन है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, वो तो संरक्षित बल के अंदर आता है, कंजर्वेटिव फोर्स एरियाज के अंदर आता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड या उसके रिलेटेड पार्ट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव टाइप का, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, असंरक्षित प्रकार का फील्ड बनाता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है संरक्षित प्रकार का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होते हैं चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है, चार्ज। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड अवयव से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो वो होता है नॉन कंजर्वेटिव टाइप का। और जो नेचुरल मैग्नेट आता है या जियो मैग्नेट आता है वो होता है कंजर्वेटिव टाइप का। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड कौन से प्रकार का क्षेत्र होता है, तो जनरली इसे नॉन कंजर्वेटिव ही बोला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम इसका जो आता है मैग्नेटिक फील्ड वो इन्हीं के कारण आता है। तो इसका कुछ पार्ट कंजर्वेटिव टाइप का भी होता है, जैसे कि ये दो पार्ट इसके कंजर्वेटिव टाइप के भी होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र के सोर्स कौन कौन से हो गए, चुंबकीय क्षेत्र के सोर्स हो गए नेचुरल मैग्नेट, जियो मैग्नेट, करंट कैरिंग वायर, मूविंग चार्ज और टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर के अंदर हम मेनली इन दोनों का स्टडी करेंगे। करंट कैरिंग वायर के कारण, किसी भी वायर के कारण, धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। और फिर हम आखिर के अंदर इसके बारे में मूविंग चार्ज के कारण भी, जब चार्ज गतिशील होता है तो उस गतिशील चार्ज के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। तो अब बात करते हैं, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, वो आता है कि मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण होता कितना है, मैथमेटिक वैल्यू कितनी होती है। तो उसके लिए जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था क्या, बायो सावर्ट। बायो सावर्ट, बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट नामक साइंटिस्ट ने क्या कहा था, बायो सावर्ट नामक साइंटिस्ट ने कहा था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर से, किसी भी करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पूरी डिटेल बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण होता कितना है। तो हम क्या मान लेते हैं, देखो ये एक तार है, इस तार के लिए मैं बोल दूं कि एक छोटा सा इसका टुकड़ा है, ये छोटा सा इसका टुकड़ा है, इस छोटे से टुकड़े को अल्पांश बोल दिया जाता है, एलिमेंट, छोटा सा टुकड़ा। और देखो इस तार के अंदर धारा भी बह रही है, तार के अंदर धारा भी बह रही है। तो इस छोटे से टुकड़े को, ये जो छोटा सा टुकड़ा है डीएल लंबाई का, इसे बोल दिया जाता है क्या, धारावाही अल्पांश, धारावाही अल्पांश, करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट या धारावाही अल्पांश बोल दिया जाता है। और इसे लिखा कैसे जाता है, आईडीएल से लिखा जाता है। अच्छा, धारा जो होती है वो एक अदिश राशि होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश। और विस्थापन जो डीएल होता है अल्पांश, वो भी अदिश होता है। लेकिन धारावाही जो अल्पांश होता है आईडीएल, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो एक सदिश राशि होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि धारावाही अल्पांश एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अरे करंट होती है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन करंट कैरिंग जो एलिमेंट होता है धारावाही अल्पांश, वो होता है वेक्टर। अच्छा, वेक्टर की तो डायरेक्शन भी होती होगी, तो इसकी डायरेक्शन होती है किधर, करंट की डायरेक्शन के अंदर होती है। इसकी डायरेक्शन किधर होती है, करंट की डायरेक्शन के अंदर होती है। तो ये होता है करंट कैरिंग एलिमेंट या धारावाही अल्पांश। तो उन्होंने क्या देखा कि किसी भी वायर के कारण, किसी भी वायर के कारण, अगर मैं बोलूं कि इस वायर के छोटे से टुकड़े के कारण इस बिंदु P पर, जो कि यहाँ से r दूरी पर है और इससे थीटा एंगल पर है, तो तार से थीटा एंगल पर r दूरी पर एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
तो हम क्या बोलेंगे, ये छोटा सा टुकड़ा है जिसका मान है कितना आईडीएल, धारावाही अल्पांश है आईडीएल। इस आईडीएल के कारण थीटा एंगल और आर दूरी पर पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना आएगा। तो उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आईडीएल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके आईडीएल के। अरे ओरस्टेड ने भी तो यही कहा था कि जब सर्किट के अंदर धारा का मान बढ़ाते हैं तो धारा का मान बढ़ने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप बढ़ जाता है। तो उसी से यहाँ पर उन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जब धारा का मान आईडीएल क्या है, धारावाही अल्पांश, धारावाही अल्पांश का जितना आई ज्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो उन्होंने देखा कि जो इस छोटे से टुकड़े के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा सा आएगा, तो इसे भी डी भी बोल सकता हूँ। अरे वैसे जनरली तो भी बोला जाता है, लेकिन छोटा सा टुकड़ा है, इस छोटे से टुकड़े के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा मिलेगा। उस छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल के बराबर होगा। फिर बोला जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के एंगल यानी साइन थीटा के, यानी कि जब हम इस बिंदु से जितना दूर रहेंगे, जितना परपेंडिकुलर रहेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और हम इससे जितना पास में आएंगे तार के जितना पास में आएंगे उतना ही कम चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि हम इससे जितना ज्यादा दूर जाएंगे, तार से आईडीएल से जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतना ही कम चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा, यानी कि तार के आसपास के एरिया में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्राप्त होगा। फिर इन तीनों को कंबाइन करके उन्होंने बोला कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आईडीएल साइन थीटा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ये बोला था बायो-सावर्त ने। फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है, इसका बोला जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। क्या, म्यू नॉट बाई 4 पाई डॉट आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बाई बायो-सावर्त। बायो-सावर्त ने चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बताया था कि छोटे से धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना प्राप्त होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसके लिए बोला जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है पहली बात। दूसरी बात, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट जनरली जो ऐसा यूनिट लिया जाता है वो टेस्ला लिया जाता है, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसका बहुत यूनिट चलता है, अच्छा खासा यूनिट चलता है। एक इसका न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिया जाता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिया जाता है। इसका एक जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है गाउस, और एक टेस्ला इक्वल टू बोला जाता है 10 टू द पावर 4 गाउस। इसका सीजीएस यूनिट बोला जाता है गाउस, और एक टेस्ला बराबर होता है 10 की पावर 4 गाउस। इसका अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो न्यूटन की डायमेंशन हम लिखते हैं m1 l1 t-2, एम्पियर की लिखते हैं a1 c1 t1 सॉरी, और मीटर की लिखते हैं l1। तो l1 से l1 तो गया, तो m1 a1 m1 l0 a1 सॉरी a-1 t-3, ये आ जाएगी इसकी डायमेंशन आ जाएगी। तो किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण थीटा एंगल पर आर दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र आता है उसका मान होता है म्यू नॉट आईडीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, तो इसका वेक्टर फॉर्म में क्या बोला जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, तो म्यू नॉट आईडीएल साइन थीटा एन के की दिशा में इसकी डायरेक्शन बोल दी जाती है। या ये तो होता है इसका नॉर्मल वेक्टर फॉर्म, या इसको आर के रूप में अगर इसका वो लिखेंगे तो आर के रूप में लिखते हैं आईडीएल क्रॉस आर के अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर के रूप में इसका डायरेक्शन लिख दिया जाता है। अरे इससे या फिर इसको आगे सोल्व करके लिखना चाहो तो म्यू नॉट आईडीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन, अरे आर के का मान क्या होता है, आर वेक्टर बटा आर, तो आर वेक्टर बटा एक आर नीचे आ जाएगा तो 4 पाई आर क्यूब। ये इसके वेक्टर फॉर्म बोले जाते हैं, सदिश रूप बोले जाते हैं कि इसके चुंबकीय क्षेत्र के सदिश रूप है साहब।
किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण जो थीटा एंगल से r दूरी पर है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा। अच्छा यहाँ से अगर मैं एक चीज बोलना चाहूँ कि अगर मैं थीटा का मान धीरे धीरे अगर 0 कर दूंगा, अगर थीटा का मान 0 या 180 कर दूंगा तो यहाँ से साइन थीटा का मान में 0, साइन थीटा का मान 0 या 180 रखूंगा तो साइन थीटा का मान भी कितना हो जाएगा, थीटा का मान 0 और 180 पर रखने पर साइन थीटा का मान भी 0 हो जाएगा। यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 180 पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान भी 0 प्राप्त होगा। और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर मैक्सिमम प्राप्त होगा, वो कितना होगा, उसका मान होगा म्यू नॉट IDL अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये होगा मैक्सिमम। तो ये आता है बायो सावर्ट के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्मूले वगैरह। अब बात करते हैं किसी भी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस किधर की तरफ होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे होता है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना किसी भी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन किधर होती है, डायरेक्शन निकालना किसी भी वायर के कारण। तो देखो एक दो पॉइंट आपको पहले याद समझना पड़ेगा कि कभी भी अगर चैप्टर के अंदर या कभी भी किसी भी चैप्टर के अंदर अगर राउंड किया हुआ और बीच के अंदर डॉट है, ऐसा राउंड किया हुआ और बीच के अंदर डॉट है, तो ये डॉट बताता है किसको, प्लस के केब की डायरेक्शन को। प्लस के केब का मतलब बाहर आता हुआ, और जो क्रॉस वाला होता है वो बताता है माइनस के केब को, यानी कि अंदर जाता हुआ। डॉट क्या होता है, प्लस के केब बाहर की तरफ आता हुआ, और क्रॉस क्या होता है, माइनस के केब अंदर जाता हुआ। या फिर इसे बोला जाता है प्रेक्षक की ओर, ऑब्जर्वर की ओर, या ये होता है प्रेक्षक से दूर, ऑब्जर्वर से दूर। अरे ये वाला आ रहा है, जैसे कि मैं देख रहा हूं तो डॉट वाला आ रहा है मेरी तरफ, तो इसे बोल देता है प्रेक्षक की ओर, ऑब्जर्वर की ओर, ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में। ये क्रॉस वाला है, क्रॉस वाले का मतलब माइनस के केब, यानी कि अंदर जाता हुआ, यानी कि बाहर अंदर जाता हुआ, मतलब कि प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर से दूर। तो ये होता है ऑब्जर्वर से दूर, ऑब्जर्वर की ओर, डॉट वाले और क्रॉस वाले। ये यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत ज्यादा आएंगे, बहुत ही ज्यादा आते हैं क्रॉस और डॉट वाले। तो अब देखो जैसे कि कोई भी वायर है, ये एक वायर है, इसके अंदर धारा ऐसे बह रही है, इस वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने रूल बनाए अपने अपने। एक रूल तो दिया गया कि किसी वायर के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए वायर को अंगूठे की डायरेक्शन में पकड़ो, वायर को अंगूठे के डायरेक्शन में पकड़ो, और अंगुलियां बताएगी फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अगर वायर को अगर मैं ऐसे अंगूठे की डायरेक्शन में रखूंगा तो अंगुलियां बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब कि अंगुलियां आएगी ऐसे सर्कुलर पाथ बनाएगी। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके कारण वायर के कारण ऐसा आता हुआ, यानी कि इधर से ऐसा, फिर ऐसा 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 फिर ऐसा आता हुआ, ऐसा आता हुआ चुंबकीय क्षेत्र आएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा, ऐसा वाला सर्कुलर पाथ। अब देखो इसके कारण अगर मैं वायर को ऐसे पकड़ता हूं तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा वाला आ रहा है, सर्कुलर पाथ बना रहा है। तो स्ट्रेट वायर के कारण यानी सीधे तार के कारण, सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो सर्कुलर पाथ बनाता है, वर्ताकार पथ बनाता है, और वर्ताकार तार के कारण सर्कुलर पाथ बनाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय बल रेखाएं होगी, वो सर्कुलर पाथ बनाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या, देखो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की या इधर वाले पॉइंट की, दोनों पॉइंटों की बात करते हैं, दोनों पॉइंटों की देखते हैं। देखो इस वाले पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बाहर निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसा जाएगा ऐसा बाहर निकलता हुआ, और बाहर निकलता हुआ प्रतीत होता है चुंबकीय क्षेत्र, उसे किससे दर्शाते हैं, डॉट से। तो इधर की दिशा में, तार के इधर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकलता हुआ आ रहा है, इस वाली दिशा में किसका आ रहा है, देखो ऐसा वायर है तो चुंबकीय बल रेखा ऐसे घूमेगी, अंदर जाता हुआ, अंदर जाती हुई चुंबकीय बल रेखा है, तो अंदर जाती हुई चुंबकीय बल रेखाओं को क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे किसी भी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस पर कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए एक तो यूज किया जाता है राइट हैंड
थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अंदर क्या होता है, वायर को अंगूठे के डायरेक्शन में, वायर को या करंट को आई को रखना है थंब की डायरेक्शन में, तो फिर फिंगर्स की डायरेक्शन किसको बताएगी, फिंगर्स की डायरेक्शन बता देगी मैग्नेटिक फील्ड को बता देगी। अच्छा, इससे भी अच्छा रूल बोला जाता है राइट हैंड पाम रूल, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। अब दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या बोला जाता है कि जो थंब होता है या जो अंगूठा होता है, इसको बोल दिया जाता है करंट की डायरेक्शन के अंदर। फिंगर्स जो होती है, फिंगर बोल दी जाती है पॉइंट की डायरेक्शन में, कि जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, उस दिशा में पॉइंट अंगुलियां कर दो। और पाम बताएगी, हथेली बताएगी हमें किसके बारे में, हथेली बताएगी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जैसे कि एक वायर है, एक ऐसा वायर है, इस वायर के कारण इधर की दिशा में, नीचे की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र वो धारा जा रही है, तो इसके कारण मुझे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर चुंबकीय फील्ड का मान चाहिए, किधर किस डायरेक्शन में होगा। तो देखो अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां पॉइंट की दिशा में, अंदर की तरफ हथेली जा रही है तो अंदर की तरफ जाती हुई हथेली क्रॉस को बताएगी। अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां पॉइंट की दिशा में, तो बाहर की तरफ यानी कि डॉट वाला बता देगी। अगर ऐसा हो कि करंट ऐसी जा रही हो आई, तो इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, अरे ये तो पॉइंट 0 थीटा वाला हो गया, ये 180 वाला हो गया, तो तार की दिशा में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। थीटा 0 और 180 पर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, इसीलिए तो हम इधर बात कर रहे हैं। देखो इस अंगूठा जा रहा है धारा की दिशा में, अंगुलियां जा रही है पॉइंट की दिशा में, तो इस पॉइंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ वाला यानी कि डॉट वाला। अंगूठा जा रहा है धारा की दिशा में, करंट की डायरेक्शन में, अंगुलियां जा रही है इस पॉइंट की डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट के अंदर हथेली किधर जा रही है, अंदर की तरफ, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा अंदर की तरफ वाला। और देखो अगर मैं बोलूं कि इस वायर के अंदर धारा जा रही है इस दिशा में, इस वाले पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र, तो हम क्या बोलते हैं, अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां पॉइंट की दिशा में। अगर इस पॉइंट पर निकालना तो अंदर की तरफ का मतलब क्रॉस, अंगुलियां धारा की दिशा में, ये पॉइंट की दिशा में, ये पॉइंट की दिशा में, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना आ जाएगा, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा बाहर वाला बी आ जाएगा, डॉट वाला बी। तो ऐसे निकालते हैं किसी भी वायर के कारण करंट की डायरेक्शन। अगर सर्कुलर पाथ होता है, करंट अगर किसी सर्कल के अंदर होता है, तो सर्कल के लिए बोला जाता है कि अंगुलियों को घुमाना है धारा की दिशा में। जैसे कि किसी में आई धारा जा रही है तो अंगुलियों को धारा की दिशा में, अंगूठा बताएगा करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ जाएगा। अगर किसी कॉइल के अंदर करंट जा रही है ऐसी एंटी क्लॉकवाइज वाली, तो चुंबकीय क्षेत्र अंगूठा। तो अगर करंट अगर सर्कुलर पाथ में होता है तो अंगुलियां फिंगर्स जो होती है किधर, आई की तरफ, और थंब होता है इसमें किधर, थंब निकालते हैं फिर बी की डायरेक्शन बता देते हैं, थंब की डायरेक्शन बता दिए बी की डायरेक्शन को। तो ये होता है धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव और किसी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का माप।